यह सवाल बहुत लंबे समय से उठता रहा कि कीमतें क्यों बढ़ती हैं। इस प्रश्न का उत्तर लोगों ने मुद्रा की मात्रा में खोजा और कहा कि जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं और जब मुद्रा की मात्रा घटती है तो कीमतें घट जाती हैं। इसी साधारण सी बात को हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या मुद्रा का परिमाण सिद्धांत कहते हैं। इसके दो रूप दिखाई पड़ते हैं, क्लासिकल क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी और मॉडर्न क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। क्लासिकल क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी यह कहती है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो मुद्रा की मात्रा दुगनी कर देने पर कीमत स्तर दुगना हो जाता है या मुद्रा का मूल्य आधा हो जाता है। क्लासिकल क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी के इस विचार के भी दो रूप हैं। एक फिशर के कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच के नाम से जाना जाता है और दूसरा कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के कैश बैलेंस अप्रोच के नाम से जाना जाता है। आने वाली स्लाइड्स में हम कैश बैलेंस अप्रोच की व्याख्या करने जा रहे हैं। फिशर का विचार अमेरिकन विचार कहा जाता है, जबकि पीगू, मार्शल, रॉबर्टसन, केन्स आदि द्वारा दिया गया विचार कैम्ब्रिज दृष्टिकोण कहा जाता है, क्योंकि ये सभी अर्थशास्त्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि फिशर ने अपने विश्लेषण में सप्लाई ऑफ मनी को बहुत महत्व दिया था और डिमांड फॉर मनी की कोई चर्चा नहीं की थी, लेकिन कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी दोनों को कंसीडर किया है, क्योंकि उनका मानना था कि जिस प्रकार किसी एक वस्तु का मूल्य उसकी मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है, उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य भी उसकी मांग और पूर्ति दोनों के ऊपर निर्भर करता है। किंतु अल्पकाल में मुद्रा की मांग को स्थिर मान लेने के कारण उनका यह निष्कर्ष निकला कि यदि अन्य बातें समान रहें तो मुद्रा की मात्रा दुगनी कर देने पर कीमत स्तर दुगना हो जाता है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग केवल आय से प्रभावित होती है। विचार को बाद में फ्रीडमैन ने बहुत आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मुद्रा की मांग अनेक चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। आय के साथ साथ वह ब्याज की दर पर निर्भर करती है, रिटर्न ऑन बॉन्ड्स पर निर्भर करती है, रिटर्न्स ऑन लिक्विडिटी पर निर्भर करती है, रिटर्न्स ऑन ह्यूमन कैपिटल पर निर्भर करती है, आदि अनेक चीज़ें हैं जो कि मुद्रा की मांग को प्रभावित करते हैं। किंतु कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की मांग को आय का फलन बताया है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मांग तथा पूर्ति पर निर्भर मानते हैं। मुद्रा की मांग का अर्थ है मुद्रा की वह मात्रा जो जनता अपने पास रखना चाहती है, विनिमय का माध्यम होने के कारण और मूल्यवान वस्तु होने के कारण, स्टोर ऑफ वैल्यू होने के कारण। डिमांड फॉर मनी इज फंक्शन ऑफ रियल इनकम। इसका मतलब ये होता है कि मुद्रा की कितनी मात्रा रखी जाएगी यह इस बात पर निर्भर है कि आय कितनी है, वास्तविक आय कितनी है। अगर वास्तविक आय ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मुद्रा की मांग की जाएगी और अगर वास्तविक आय कम होगी तो मुद्रा की कम मात्रा की ही मांग की जाएगी अपने पास रखने के लिए। सप्लाई ऑफ मनी इज एक्सोजेनस एंड इज डिटरमिन्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कितनी मात्रा मौजूद रहे यह आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह मौद्रिक अधिकारियों का निर्णय है, जैसे सरकार और केंद्रीय बैंक। इसलिए इन लोगों ने अपना ध्यान मांग पर ज़्यादा दिया, पूर्ति को दूसरों के लिए छोड़ दिया। मॉनेटरी इक्विलिब्रियम, मौद्रिक दुनिया के संतुलन को हम मौद्रिक संतुलन या मॉनेटरी इक्विलिब्रियम कहते हैं।
जब मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है तो मॉनेटरी इक्विलिब्रियम की स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में कीमतें स्थिर रहती हैं, उनमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। लेकिन अगर डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी बराबर न हो तो कीमतों में परिवर्तन होता है। इस प्रकार कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री निष्कर्ष पर आते हैं कि कीमतों की स्थिरता तभी संभव है जब मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर हो, और इसलिए उन्होंने अपने विभिन्न समीकरण बनाए हैं। स्लाइड में मार्शल, पीगू और रॉबर्टसन द्वारा दिए गए समीकरणों को समझने की कोशिश की गई है। इन सभी समीकरणों में ये दर्शाया गया है कि मुद्रा का मूल्य या कीमत स्तर मुद्रा की मांग और पूर्ति से तय होती है। इन समीकरणों में कीमत या मुद्रा का मूल्य, मुद्रा की मांग और मुद्रा पूर्ति दिखलाई गई है। मार्शल का समीकरण है P = M/KY, जहाँ P प्राइस लेवल है, Y वास्तविक आय है और M मुद्रा की पूर्ति की मात्रा है। यानी ये समीकरण कह रहा है कि कीमत मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति से तय होती है। इसी तरह पीगू का समीकरण भी है। P = KR/M। P वैल्यू ऑफ मनी को बताता है, R रियल इनकम की बात करता है और M मनी सप्लाई है। पीगू का एक सुधरा हुआ समीकरण भी है, KR/M × C + H × 1 - C। C + H × 1 - C एक करेक्शन फैक्टर है। करेक्शन फैक्टर का मतलब ये है कि बैंकों की उपस्थिति के कारण कुछ पैसा लोग बैंकों में रख देते हैं। बैंक उन पैसों को नियमों के अंतर्गत लोगों को उधार दे देता है। इससे मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन आता है। इसी को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए इस करेक्शन फैक्टर को लगा दिया गया है। रॉबर्टसन का इक्वेशन है P = M/KT। P प्राइस लेवल है, K आप जानते ही हैं, और T टोटल ट्रांजैक्शन है। इन समीकरण में कोई भेद नहीं है। कोई Y का इस्तेमाल करता है, कोई R का इस्तेमाल करता है, कोई T का इस्तेमाल करता है। वह एक ही चीज़ को दर्शाने के लिए अलग अलग इस्तेमाल किया हुआ सिंबल है। ये समीकरण ये तो कहते हैं कि कीमतें मुद्रा की मांग और पूर्ति से तय होती हैं, पर जब वे मान लेते हैं कि मुद्रा की मांग अल्पकाल में स्थिर है, K की वैल्यू कांस्टेंट है, तो अल्पकाल में कीमतों के बदलने की पूरी जिम्मेदारी मुद्रा की पूर्ति पर हो जाती है, और इसलिए जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, और जब मुद्रा की मात्रा घटती है तो कीमतें घट जाती हैं। फिशर ने अपने समीकरणों में V का इस्तेमाल किया है, MV = PT, और कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने K का इस्तेमाल किया है। तो यह जान लेना जरूरी है कि K और V क्या हैं और उनका क्या अर्थ है। V का अर्थ है चलन गति, वेलोसिटी। इसका मतलब है एक मुद्रा कई बार प्रयोग में लाई जाती है और उसका अनेकों बार इस्तेमाल होता है। यानी अगर वास्तविक मुद्रा की मात्रा को जानना हो तो हमें यह देखना पड़ेगा कि एक मुद्रा ने कितनी मुद्रा का काम किया। इसी को हम वेलोसिटी या चलन गति कहते हैं। अगर एक मुद्रा एक साल में 100 हाथों से गुजरती है तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी 100 है। अगर लोग सामान खरीदते चले जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर सामान नहीं खरीदेंगे और मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं जाएगी तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि K and V आर रेसिप्रोकल, एक दूसरे के विपरीत हैं। K 1/V है या V 1/K है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने K का इस्तेमाल किया है।
के का मतलब होता है कि लोग पैसा खर्चा नहीं करना चाहते, अपने पास रखना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। उनको लिक्विडिटी ज़्यादा पसंद है। और लोग जितना पैसा अपने पास रखेंगे, सामान उतना कम खरीदा जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। लोग पैसे को रखना नहीं पसंद करेंगे तो सामान खरीद के लाएंगे, वेलोसिटी बढ़ जाएगी और के की वैल्यू घट जाएगी। लेकिन विश्लेषण में समानता यह है कि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने के को कांस्टेंट मान लिया और फिशर ने वी को कांस्टेंट मान लिया। इसलिए सारा का सारा कीमतों को बदलने का दारोमदार मनी सप्लाई पर या मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर हो गया। इस चित्र में यह दिखलाया गया है कि मुद्रा की मात्रा जिस अनुपात में बढ़ाई जाती है, मुद्रा का मूल्य उसी अनुपात में कम हो जाता है। अगर मनी सप्लाई M2 है तो मुद्रा का मूल्य काफ़ी अधिक 1/P2 है। किंतु जब मुद्रा की मात्रा को दुगना कर M2 से M कर दिया जाता है तो मुद्रा का मूल्य आधा होकर 1/P हो जाता है। और यदि मनी सप्लाई को 4 गुना बढ़ाकर M1 कर दिया जाता है तो मुद्रा का मूल्य घटकर 1/4 यानी 1/P1 रह जाता है। चित्र में बना DD वक्र मुद्रा की मांग का वक्र है, जो वास्तव में एक आयताकार परिवलय होता है या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इस वक्र के हर बिंदु से बनने वाले आयत का क्षेत्रफल समान होता है। यद्यपि ये सिद्धांत फिशर के सिद्धांत से बेहतर है, क्योंकि इसमें मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों को मुद्रा के मूल्य का निर्धारक माना गया है, किंतु इसमें भी अनेक प्रकार की गलतियां हैं और इसलिए इसकी बहुत आलोचना हुई है। पहली आलोचना तो ये है कि यह सिद्धांत जिन मान्यताओं पर आधारित है वो अवास्तविक है। जैसे ये मान करके चलते हैं कि Y/R/T कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पर है और उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा रहा है। ये ऐसा नहीं होता है। दूसरी आलोचना ये है कि K को कांस्टेंट मान लिया है, वैल्यू ऑफ K इज कांस्टेंट, यानी लोगों के अंदर मुद्रा की जो मांग है वो न तो घटती है और न बढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग मुद्रा को स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में अपने पास अगर रखते हैं और मुद्रा की वैल्यू, मुद्रा का मूल्य अगर बढ़ेगा तो लोग उसे ज़्यादा स्टोर करना चाहेंगे और अगर घटेगा तो लोग उसे कम स्टोर करना चाहेंगे। इसलिए यह मान्यता भी गलत है कि K इज कांस्टेंट। पीगू ने अपने मुद्रा की मांग के वक्र को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया है और जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी 1 है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कैम्ब्रिज विश्लेषण में इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी पर विचार ही नहीं किया गया है। ब्याज की दर मुद्रा की मांग को प्रभावित करती है या नहीं करती है, इसमें कोई सोच नहीं की गई है। साथ ही इसकी एक और गलती ये है कि इसने केवल आय को, वास्तविक आय को मुद्रा की मांग का आधार माना है। फ्रीडमैन ने इसे बाद में रीस्टेटमेंट के रूप में जब लिखा है तो मुद्रा की मांग के बहुत सारे कारण बताए हैं। मुद्रा की मांग अनेक चीज़ों का फलन है। उसके हिसाब से कीमतें, कीमतों की प्रत्याशा, रिटर्न ऑन बॉन्ड्स, रिटर्न ऑन सिक्योरिटी, रिटर्न्स ऑन ह्यूमन कैपिटल आदि अनेक तत्व हैं जो मुद्रा की मांग को प्रभावित करते हैं। इस सिद्धांत की आलोचना इस बात के लिए भी की जाती है कि इसमें स्पेकुलेटिव